हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मगध यूपीएससी पे। तो आज हम द हिंदू का डिस्कशन करेंगे। जो महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल हैं उस पर बात करेंगे, और क्या क्या आज न्यूज़पेपर में दी गई है वो भी बात करेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मगध यूपीएससी पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीपीटी भी मिल जाएगा और न्यूज़पेपर का भी। तो न्यूज़पेपर थोड़ा अलग तरीके से मिलेगा, वो हम आपको आगे बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो फिलहाल बात करते हैं आर्टिकल पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक यूपीएससी पीवाईक्यू 2011 के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज इंटाइटल्ड टू। तो ये 2011 में पूछी गई क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। और तीसरा, इट कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। तो स्टेटमेंट्स ऊपर दिया गया है और आपको ऑप्शन नीचे है ABCD। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये PYQ है 2011 का, प्रीवियस क्वेश्चन PT का है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कल देंगे, तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा ने ये राज्यसभा ने रिजर्वेशन बिल, वुमेंस रिजर्वेशन बिल है, उसको पास कर दिया है। और वुमेंस रिजर्वेशन बिल का अगर बात करें तो इसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये पहली बार 1996 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो 1996 में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया था, तो ये लैप्स कर गया था बिल, ठीक है। और रिजर्वेशन के प्रोविज़न की बात करें तो 1/3 सीट्स की रिजर्वेशन की मांग है, इसमें प्रोविज़न है इस बिल के अंदर, लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में वुमेन के लिए। और इसमें इस रिजर्वेशन के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी शामिल किया गया है। तो अगला बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहाँ होगी। तो जो नया आर्टिकल इंसर्ट होगी वो 330A और 332A नया आर्टिकल इंसर्ट होगी। ये है नहीं, 330A और 332A बनेगी। पहले से 330 और 332 है जो SC ST के रिजर्वेशन के लिए प्रोविज़न है इसमें। एंग्लो इंडियन का तो ख़त्म हो गया है अब, तो ये वाला 330 है और 332 है, ये देख लेंगे। लक्ष्मीकांत में आप लोग को देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको अच्छे से। और एक इसमें टर्म की बात करें, सनसेट क्लाउज। तो सनसेट क्लाउज वो है जो मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए किसी एक्ट को लाया गया है। तो इस तरह से ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये 15 साल के लिए लाया जा रहा है, तो इसलिए इसको सनसेट क्लाउज के नाम से भी जाना जा रहा है। आगे बात करें तो 1996 में जो लाया गया था वो 81st अमेंडमेंट बिल के तहत लाया गया था। वो भी, उसके अंदर भी 33% रिजर्वेशन की बात हो रही थी, लेकिन वो लैप्स कर गया बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन के कारण। तो थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, ये ग्लोबल जेंडर गैप 2023 जो है उसमें इंडिया का रैंक 127 आया 146 कंट्री के, आउट ऑफ 146 कंट्री, ठीक है। तो स्थिति तो गंभीर है ही। तो इसके लिए सरकार और इंटरनेशनल दबाव के कारण सरकारी कदम उठाते रहती है। तो पॉलिटिकल लेवल पे अगर बात करें तो ये रिजर्वेशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी काम करेगी, कारगर साबित होगी। तो सिग्निफिकेंस की बात करें इस एक्ट के आने के बाद, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है लॉ मेकिंग में वो बढ़ जाएगा। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पे, तो देखेंगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा वुमेंस का, और जेंडर पैरिटी इंडिकेटर सही होगी, यूनिक स्किल्स डेवलप होंगे, और जो भी वुमेंस का इंटरेस्ट होगा उन पे एडवोकेट करने में आसानी होगी, क्योंकि वो असेंबली में और पार्लियामेंट में रहेंगे तो अपना जो हक है, जो अपना अधिकार है वो अच्छे से उठा सकते हैं, अच्छे से मांग सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल है, तो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बता ही दिया था मैंने कि 330 और 332 से इंसर्ट होगा नया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्ट बनेगा, और डिटेल में देख लेंगे। ये 2010 में भी बिल आया था, तो इसके अंदर भी सनसेट क्लाउज को टर्म था उसमें 2010 के बिल में। तो सनसेट क्लाउज यही है कि टर्म पीरियड होगा एक, कि आपको कितने साल के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इसमें जो ये 128वां जो बिल है वो इसके अंदर 15 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो डिलिमिटेशन होगा
तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 82 और 170 जो है वो अमेंडमेंट होगा इसका। तो 82 की बात करें, आर्टिकल 82 की, तो ये री एडजस्टमेंट ऑफ कंस्टिट्यूंसीज नंबर एंड बाउंड्रीज ये है। लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह ये काम करेगी। और 170 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये है। तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे। तो कनाडा सरकार ने वीज़ा सर्विस को होल्ड पे रख दिया है, पॉज कर दिया है। तो इसका कारण है कि इंडिया और कनाडा में भी टसल चल रहा है, लड़ाई चल रहा है जियोपॉलिटिकल। तो ये लड़ाई दरअसल शुरुआत हुआ एक इंडियन गैंगस्टर हैं जो कनाडा में रह रहे थे, उनका मर्डर के कारण। और वो गैंगस्टर प्रो खालिस्तानी है थे। तो प्रो खालिस्तानी क्या है, तो खालिस्तान जो आप लोग जान ही रहे हैं कि पंजाब के कुछ हिस्से को, मतलब पंजाब और थोड़ा सा और भारत के हिस्से को जोड़कर सिख समुदाय के कुछ लोग खालिस्तान एक जगह है उसको बनाने का मांग कर रहे हैं, बहुत दिन से चल रहा है ये। तो इसके कारण ये मर्डर हो गया, एक इंडियन गैंगस्टर थे उनका। उसके फिर अगले दिन एक और गैंगस्टर का मर्डर हो गया। तो इसमें कनाडा सरकार आरोप लगा रही है कि ये इंडिया के गठजोड़ से ये मर्डर हो रहा है और ये कनाडा में हलचल है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कनाडा में। तो इन वजह से इंडिया का और कनाडा के बीच में लड़ाई हो, मतलब कि ये जियोपॉलिटिकल ये लड़ाई कर सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि एम्बेसी का वो अपना चल रहा है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे आप लोग, और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन हाई कमीशन एंड एम्बेसी। तो एम्बेसी डिप्लोमेटिक मिशंस जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके बीच में यूज किया जाता है, और हाई कमीशन उनके बीच में यूज किया जाता है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके बीच में हाई कमीशन का यूज किया जाता है। तो इंडिया हाई कमीशन यूज नहीं करते हैं, एम्बेसी करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देख लेंगे यहाँ पे एम्बेसी का जो हेड होता है वो एम्बेसडर कहलाते हैं, और हेड ऑफ हाई कमीशन हाई कमिश्नर कहलाते हैं। तो यहाँ पे एम्बेसडर और ये होते हैं। तो इस तरह से तो चलते हैं अगला आर्टिकल पे। तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में 3 तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया है। तो किस आधार पे, किस ग्राउंड पे इनको सस्पेंड किया गया है, तो ये 3 ग्राउंड होते हैं। पहला है कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कुछ मिसबिहेवियर टाइप का किए होंगे, या फिर कुछ जो उनको एक होता है ना कि प्राइवेसी मेंटेन करना, वो अगर मेंटेन नहीं करते हैं असेंबली में तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो आर्टिकल 190(4) के तहत ये 60 डे मेंबर ऑफ हाउस विदाउट परमिशन एब्सेंट रहते हैं, मतलब 60 दिन एब्सेंट रहते हैं तो उनको फिर सीट वैकेंट घोषित कर दिया जाता है। और स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेक्शन 51 RPA 1951 के तहत 6 मंथ के अंदर जो वैकेंसी होता है उसको बाई इलेक्शन करा के फिर फिल किया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ कंटेस्टिंग पोल्स की बात करें तो अगर आप लोकसभा, मतलब कि जो व्यक्ति लोकसभा और असेंबली यानी विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो वो देख लेते हैं। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 25 साल एज होना चाहिए अगर वो लोकसभा और विधानसभा की चुनाव लड़ रहे हैं तो, और 30 साल होने चाहिए अगर वो राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की चुनाव लड़ रहे हैं तो। और एक और है पंचायत का, तो पंचायत इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उनका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। तो इस तरह से ये है।